दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों आज से 50 दिन बाद इस देश को नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। आज 15 अप्रैल है जब हम आपसे मुखातिब हैं और ठीक 50 दिन बाद जब आपके सामने नतीजे होंगे तो इस देश के सामने एक नई सुबह होगी। एक ऐसी नई सुबह जिसके लिए जनता ने एक दशक से इंतजार किया, अच्छे दिनों की आस भी देखी, तो खाते में 15 लाख रुपए सबके आने की उम्मीद भी पाली। लेकिन 15 लाख रुपए खाते में आए हो या ना आए हो, अच्छे दिन आए, वाकई अच्छे दिन आए। लेकिन किनके आए? सत्ता के उस चापलूस पूंजीवादियों के आए जिनके सहारे इस देश में पूरे सिस्टम को कॉरपोरेट के हवाले कर देने की एक ऐसी बुनियाद रची गई, जिस बुनियाद के बाद अब इस देश में नेशनलाइजेशन यानी नेशनलाइजेशन पार्ट 2 ही एकमात्र रास्ता बचता है। लेकिन आज आपने देखा कि किस प्रकार से विदाई भाषण की तरह एक प्रायोजित इंटरव्यू दिया जा रहा था। क्या सत्ता में बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ये मान बैठे हैं कि सत्ता के साथ उनका हनीमून पीरियड अब लगभग ओवर हो चुका है? सत्ता अब उनसे दूर छिटक रही है। राज्य दर राज्य भारतीय जनता पार्टी का विकेट गिरता जा रहा है। सोसाइटी का एक एक कर कोई भी सेक्शन हो वो बीजेपी से दूर होता जा रहा है। चुनावी हिंदुत्व का सिराजा बिखरता जा रहा है। और इन सब से आगे बढ़कर क्या सत्ता के साए में पल रहे और जनता की संपत्ति को लूटकर कॉरपोरेट का साम्राज्य खड़ा कर रहे उद्योगपतियों के लिए अब बुरे दिन आने वाले हैं? बात इंडिया गठबंधन की नहीं हो रही है, बात एनडीए गठबंधन की भी नहीं हो रही है, बात राहुल गांधी की भी नहीं हो रही, बात नरेंद्र मोदी की भी नहीं हो रही। बात दरअसल उस सिस्टम की हो रही है जिस सिस्टम में आम आदमी की हैसियत सिर्फ 5 किलो राशन पर जिंदा रहने वाले एक जीव की बना दी गई और उस जीव के सहारे इस देश में सत्ता की एक ऐसी इबारत लिखी गई जिस सत्ता ने कॉरपोरेट का एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जिस साम्राज्य के साए तले इस देश की व्यवस्था को रौंदने की एक पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी गई। ट्रेलर दिखाया गया। प्रधानमंत्री कहते भी हैं कि अभी आपने ट्रेलर देखा है, यानी अब सिर्फ हाथ में कटोरा पकड़ना ही बाकी रह गया है। दे दे राम दिला दे राम। राम मंदिर बन गया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही बना है, लेकिन राम मंदिर बन जरूर गया है। अब सिर्फ इतना बाकी है कि दे दे राम दिला दे राम ये करने के लिए लोगों के हाथ में कटोरा आ जाए। क्या वो कटोरा भी मुफ्त आएगा या लोगों को खुद खरीदना होगा? हालात दरअसल ऐसे हैं कि आज यदि इंटरव्यू को देखें तो उस इंटरव्यू को देख करके एक संदेश की याद आती है। 10 साल पहले दिया गया संदेश, मतगणना के पहले नहीं, एक अलग मौके पर दिया गया संदेश, जिस संदेश में विदाई भाषण दे रहे प्रधानमंत्री ने कहा था, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। इतिहास हमारे साथ न्याय करेगा। इतिहास ने उनके साथ न्याय किया या नहीं किया? डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ इतिहास ने कितना न्याय किया, कितना न्याय नहीं किया, यह आज बहस का मुद्दा नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड से मनी ट्रेल ढूंढने की बात देश के प्रधानमंत्री ने की है, वो इस देश की जनता के साथ इससे बड़ा क्रूर मजाक नहीं हो सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में मनी ट्रेल कहीं और मिल रही है, गिरफ्तार कोई और मुख्यमंत्री हो रहा है, किसी और पार्टी का मुख्यमंत्री हो रहा है, कोई आदिवासी मुख्यमंत्री हो रहा है, तो कोई एनजीओ वर्कर से पार्टी में कन्वर्ट होकर एक के बदले 2 राज्यों तक पहुंच चुकी पार्टी का प्रमुख और उस प्रमुख के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी भी संभाल रहा व्यक्ति तिहाड़ की सलाखों के पीछे पहुंचता है। यह नए भारत का नया सिस्टम है। यह उस अमृत काल का अमृत है जिसका विष पीने के लिए सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को और इस देश की आम जनता को तैयार किया गया है। आज के प्रधानमंत्री के इंटरव्यू को आप देखें, साफ जाहिर होता है कि यह इंटरव्यू नए भारत की नई सुबह के लिए नहीं, बल्कि यह इंटरव्यू सत्ता छोड़ने जा रहे प्रधानमंत्री के इंटरव्यू की तरह प्रतीत हो रहा है, विदाई भाषण की तरह प्रतीत हो रहा है। गोदी मीडिया को भी जो प्रायोजित इंटरव्यू दिया जाता है, उस प्रायोजित इंटरव्यू के पीछे जो प्रयोजन होता है, जुबान झूठ बोल सकती है, चेहरा और भाव भंगिमाएं उसमें झूठ नहीं बोल सकती। गोदी मीडिया का कैमरा भी झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन को, चेहरे की भाव भंगिमा को पहचानने में इस देश के लोगों को भी महारत हासिल है।
बड़ी उम्मीद बनकर, उम्मीदों का आसमान लेकर नरेंद्र मोदी आए थे। एक सर के बदले 10 सर लाने की बात कही गई थी। गरीबों के खाते में और आम लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए देने की बात कही गई थी। 2022 तक सबको पक्का मकान देने की बात कही गई थी। और इन्फ्लेशनरी एडजस्टमेंट के बाद जो रुपए की कीमत होती है, उस कीमत के हिसाब से किसानों की आय दोगुनी करने की बात की गई थी। क्या यह सब हुआ? पटना में पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की मांग जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की, उस वक्त एक और बात कही गई थी कि यूनिवर्सिटीज को ऐसा बेहतर बनाइए कि उसमें कंपटीशन होगा और उस कंपटीशन में जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी होगी उसको बड़ी रकम दी जाएगी उस यूनिवर्सिटी के विकास के लिए। क्या वो हुआ? उत्तर प्रदेश में राजा महेंद्र प्रताप के नाम से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली गई। क्या हुआ उस यूनिवर्सिटी का? 2 साल हो गए। क्या हुआ दरभंगा के एम्स का? और क्या हुआ इस देश में आम आदमी के उस सपने का कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से चलेगा? आज दिल्ली से पटना जाने का किराया आप चेक कर लीजिए जाकर के किसी भी वेबसाइट पर, क्या है फ्लाइट की टिकट। हवाई चप्पल तो छोड़ दीजिए, हवाई चप्पल पहनने वाला तो हवाई जहाज पर जाने की सोच भी नहीं सकता। लिबर्टी के जूते वाले भी अब हवाई जहाज पर जाने की सोच नहीं पा रहे। यह इस हिंदुस्तान की हकीकत है। आज की ही खबर है कि अयोध्या से एक विमान उड़ता है और लैंडिंग के पहले उसमें 2 मिनट का फ्यूल बचा हुआ है। आम आदमी की जिंदगी किसी तरह से भगवान भरोसे बच गई, ये बहुत बड़ी बात है। और यही आम आदमी की नियति इस सरकार में है। और इस सरकार में आम आदमी की नियति क्या है? दंगाइयों की पहचान कपड़ों से होती रही है। ये मैं नहीं कह रहा, इस देश के प्रधानमंत्री कपड़ों से दंगाइयों की पहचान करते हैं। किसी के मछली खाने पर सवाल उठाते हैं। ये सारी चीजें इस दौर में होती है जब इस देश के नागरिक को चुनाव आयोग ये अधिकार देता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये अधिकार देता है कि वो चुनाव लड़े। और जब दिल्ली में उसके कैंडिडेचर का ऐलान होता है के खिलाफ, जब एक छात्र नेता के नाम का ऐलान होता है, तो की बात छोड़ दीजिए, पूरी पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे शब्दों पर उतर जाती है। ये नौबत क्यों आई है? राज्य दर राज्य विश्लेषण करें तो भारतीय जनता पार्टी 400 की बात करे, 370 की बात करे, कोई भी बात करे, हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 200 सीटों तक पहुंचने के लाले पड़े हुए हैं। 272 के आंकड़े से 80 से 90 सीटें पीछे रहने के हालात बन रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई नया राज्य नहीं जीता। भारतीय जनता पार्टी जहां पिछली बार जीत कर आई थी, वहां ऑलमोस्ट लगभग सारी सीटें 90 से 100% तक सीटें जीत करके आई थी। आप बिहार देख लीजिए, 40 में 39 सीटें, महाराष्ट्र 48 में 41 सीटें, कर्नाटक 28 में 26 सीटें, गुजरात 26 की 26 सीटें, राजस्थान 25 की 25 सीटें, मध्य प्रदेश 29 में 28 सीटें, छत्तीसगढ़ 11 में 9 सीटें, झारखंड 14 में 12 सीटें, हरियाणा दिल्ली सभी सीटें, चंडीगढ़ पंजाब और चंडीगढ़ हिमाचल और उत्तराखंड सभी 10 की 10 सीटें, पूर्वोत्तर अधिकांश सीटें, उत्तर प्रदेश 80% सीटें, 80 में 64। यह भारतीय जनता पार्टी की सफलता का राज था, जिस सफलता के राज के बूते भारतीय जनता पार्टी एक बेहद साधारण बहुमत तक पहुंची थी। 2/3 या 3/4 बहुमत तक नहीं पहुंची थी, जो कभी इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या राजीव गांधी को मिलता था। वो इनका सपना है। जहां तक पहुंचने के लिए 370 की बात कर रहे हैं। और बात जहां तक झूठ बोलने की है, बहुत माफी के साथ कहना पड़ता है कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं इंटरव्यू में, और उस झूठ पर गोदी मीडिया की एंकर और एंकरनियां सवाल काउंटर क्वेश्चन तक नहीं कर पाते। 370 हटा दिया गया, यह प्रधानमंत्री कह रहे हैं। इससे बड़ा झूठ इस देश में नहीं बोला जा सकता कि धारा 370 हटा दिया गया, यह प्रधानमंत्री कह रहे हैं। संविधान की किताब खोलकर लोग देखें कि क्या 370 हट गया है। सिर्फ 370 के 3 सेक्शन ए बी सी में से एक सेक्शन यानी सेक्शन बी को निष्प्रभावी किया गया है, हटाया नहीं गया है। बाकी दोनों सेक्शन मौजूद है। क्या हो
जब देश का प्रधानमंत्री कैमरे के सामने झूठ बोलते हुए पाया जाए? क्या हो जब इस देश के प्रधानमंत्री का इतिहास ज्ञान उपहास का विषय बन जाए? और क्या हो उस परिस्थितियों में जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री तमाम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पछाड़ कर बात करते हुए नजर आए? तो जनता इससे नाराज होती है। जनता को लंबे समय तक बरगलाया नहीं जा सकता। नामदार बनाम कामदार का नारा बहुत दिनों तक नहीं चल सकता। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी हुई, दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। उस सारी बातें अपनी जगह है। हर पार्टी तैयारी करती है चुनाव लड़ने की और जीतने की। भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, इंडिया अलायंस भी कर रहा है और छोटी पार्टियां भी कर रही है जो किसी गठबंधन में नहीं है। लेकिन चुनाव 4 दिन बाद पहले चरण का होना है। क्या चुनाव जैसी सरगर्मी इस बार देखी गई है? राजनीतिक दल तो जोर लगा रहे हैं, तमाम बातें कही जा रही है। प्रधानमंत्री जोर लगा रहे हैं, लालू यादव जोर लगा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जोर लगा रहे हैं, अमित शाह जोर लगा रहे हैं और तमाम क्षेत्रीय दल भी जोर लगा रहे हैं। लेकिन बावजूद चुनाव में सरगर्मी नहीं आई है, चुनावी गर्माहट महसूस नहीं हो रही है। कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आम जनता की उम्मीदों को पैरों तले रौंदने का काम इस देश के सत्ताधीशों ने पिछले 1 दशक में किया है। तो जनता जब निराश होती है तो याद रखिए, चुनाव जनता लड़ती है। और चुनाव जब जनता लड़ने की स्थिति में पहुंच जाए तो जनता बोलती नहीं है। समर्थक बोलते हैं, विरोधी बोलते हैं, आम जनता नहीं बोलती है। अच्छे दिनों की उम्मीद टूट चुकी है। और जब अच्छे दिनों की उम्मीद टूटी है, उत्तर प्रदेश में 40 से 45 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को पहुंचने में पसीने आ रहे हैं। पसीने इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जनता कुछ बोल नहीं रही है। अब वो हालात नहीं है कि बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मोदी को ही देश मान लेने, मोदी को ही भारत मान लेने की भूल कर ले जनता। अब वो हालात नहीं है 2014 की तरह कि देश की सभी समस्याओं का इलाज नरेंद्र मोदी कर देंगे। नरेंद्र मोदी अब खुद में क्या एक समस्या है? क्या नरेंद्र मोदी इस देश की समस्याओं का सबसे बड़ा कारण तो नहीं बन गए हैं? विमर्श तो अब देश में इसका हो रहा है। और जब विमर्श इस तरह से हो तो उत्तर प्रदेश में 40-45 पहुंचने में जो पसीने आ रहे हैं, याद रखिए हालात उत्तर प्रदेश के नहीं है। बिहार में 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी को अकेले मिली थी, अलायंस पार्टनर को छोड़कर। वो 17 बचेंगी, कितनी बचेंगी? और कितनी बचाने की कवायद में उनके साथी नीतीश कुमार लगे हुए हैं। और क्या वो चिराग मॉडल भूल गए हैं? क्या वो बचने देंगे? कितनी सीटें झारखंड में बचेंगी? ढुल्लू महतो के सहारे कितनी सीटें बचेंगी? और कितनी सीटें राजपूत आंदोलन के दौर में गुजरात में बचेंगी, राजस्थान में बचेंगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बचेंगी? बहुजन समाज पार्टी भी एक्टिव हो चुकी है। मध्य प्रदेश के भी हालात भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं है। और जो भीड़ दिख रही है महाराष्ट्र में, जो जज्बा दिख रहा है मराठी भाइयों का, आज ही खबर मिली कि विदर्भ की 10 में 9 सीटें बीजेपी हारती दिख रही है, एनडीए हारता दिख रहा है। और नितिन गडकरी की सीट, जिसे हम सभी मान रहे थे कि एक सीट कम से कम नितिन गडकरी विदर्भ में या पूरे महाराष्ट्र में कहें तो भारतीय जनता पार्टी का खाता खोल सकते हैं, वो सीट भी कांटे के टक्कर में है। हो सकता है नितिन गडकरी जीत जाए अंत में जाकर के, लेकिन जब नितिन गडकरी को जीतने में पसीने आ रहे हो तो नरेंद्र मोदी की सत्ता को बचाने के लिए पसीने बहाने की लड़ाई नहीं हो रही है। लड़ाई इस बात की हो रही है कि चुनाव के बाद ईडी सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर के जो इस सरकार के दरमियान धारणा बनी है, यदि इसी रास्ते पर 4 जून के बाद बनने वाली सरकार ने चलना स्वीकार कर लिया तो 10 साल से सत्ता में बैठे हुए लोग क्या हिंदुस्तान की सरजमी पर रहेंगे या नीरव मोदी का रास्ता पकड़कर हिंदुस्तान के बाहर जाने की कवायद में लग जाएंगे? विजय माल्या का रास्ता पकड़कर हिंदुस्तान के बाहर जाने की कवायद में लग जाएंगे? यह सवाल एक ऐसे दौर में है जिस दौर में वैकेंसियों की हालत आप देख लीजिए, सेना में भर्ती के नाम पर अग्निवीर की स्थिति आप देख लीजिए, ईडी के दुरुपयोग की बात आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री भले कहें कि पहले से होता आया है, पहले से किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी और विपक्षी मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी की पूरी सीरीज नहीं चली थी। ईडी के सहारे सरकार बनाने और गिराने का खेल नहीं चला था, लेकिन आज ये हो रहा है। नौबत यहां तक आ गई है कि 21 रिटायर्ड जजों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब को चिट्ठी लिखी है कि न्यायपालिका की शुचिता बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए उनके अभियान के साथ वो लोग हैं। अगर ये चिट्ठी लिखने की नौबत आई है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश के बुद्धिजीवियों की जमात में सबसे ऊंची पायदान पर खड़े, यानी इस देश के रिटायर्ड जस्टिस, रिटायर्ड जज यदि एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक साझा चिट्ठी लिखते हुए नजर आए तो वो चिट्ठी सत्ता पक्ष के ऊपर लोहे के डंडे की तरह हो सकती है। सिविल सोसाइटी के बीच वो चिट्ठी भारतीय जनता पार्टी के पोल प्रोस्पेक्ट को, यानी चुनावी हालात को खराब कर सकती है। कन्हैया कुमार को चुनाव लड़ने से बहुतों को मिर्ची लग रही है, लेकिन मिर्ची उससे नहीं लगती जब अश्लील गाने गाने वाले लोगों को दिल्ली से लेकर गोरखपुर तक टिकट देने की नौबत आती है। मिर्ची तब नहीं लगती जब सेंगर जैसे विधायक, कुलदीप सेंगर जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी में पाए जाते हैं। और मिर्ची तब नहीं लगती जब महाराष्ट्र में 50 खोके एकदम ओके के कथित नैरेटिव के सहारे सत्ता बदलने की कवायद होती है। जनता जब ये देख रही है कि हालात गुजरात के अंदर अच्छे नहीं है, जब घर में चिंगारी भड़की हुई है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के होम टर्फ पर चिंगारी भड़की हुई है, तो भला देश के दूसरे हिस्सों में कहीं किसान आंदोलन, कहीं नौजवान आंदोलन, कहीं पहलवान आंदोलन, कहीं ओल्ड पेंशन स्कीम का आंदोलन, कहीं वैकेंसी का आंदोलन, तो कहीं पेशा कानून को लेकर आंदोलन, तो कहीं दलित चेतना को लेकर आंदोलन, तो कहीं जाति जनगणना को लेकर समाज के अंदर सुलग रहा आंदोलन। ये सारी चीजें जब इंडिया अलायंस के मैनिफेस्टो से मैच करती दिख रही है, तो क्या सत्ता पक्ष के मैनिफेस्टो पर लोग एतबार करेंगे? मैनिफेस्टो की जरूरत विपक्ष के मैनिफेस्टो को देखने की होती है, जैसे 2013-14 में नरेंद्र मोदी के मैनिफेस्टो को देखा गया। आज की तारीख में सत्ता को अपना काम बताने की जरूरत है कि हिंदुस्तान के आम आवाम के लिए आपने क्या किया। 350-400 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए तक पहुंच गया। यह 10 साल के नरेंद्र मोदी सरकार का काम है या कारनामा है, यह मैं अपने दर्शकों पर छोड़ता हूं। इस देश की यूनिवर्सिटीज में, सरकारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने की फीस बढ़ गई, यह काम है या कारनामा है? 10 लाख से ज्यादा वैकेंसी डीओपीटी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह संसद में कहते हैं कि भारत सरकार में खाली है। यह नरेंद्र मोदी सरकार का काम है या कारनामा है? आर्मी में परमानेंट बहाली की जगह 4 साल की अग्निवीर स्कीम आई, यह सरकार का काम है या कारनामा है? और इन सब से आगे बढ़कर हाथरस में दलित बेटी के साथ जो हुआ, वो इस सत्ता के लॉ एंड ऑर्डर के दावे के ऊपर यह काला धब्बा है या सत्ता के ऊपर एक प्रशस्ति पत्र है? यह सारा सवाल एक ऐसे दौर में आकर के खड़ा हो गया है जिस दौर में सत्ता को अपने इकबाल की चिंता से ज्यादा सत्ता को इस बात की चिंता है कि 4 जून को सत्ता में लौटने की सूरत नहीं बची तो फ्लाइट दिल्ली से गुजरात की होगी या फ्लाइट दिल्ली से किसी टैक्स हेवन कंट्री की होगी। हालात ये बने हुए हैं। और झोला उठने के पहले का आखिरी इंटरव्यू जो आपने देखा और आखिरी इंटरव्यू में जो विदाई भाषण आपने देखा, उससे साफ जाहिर होता है कि जिन जिन राज्यों में भाजपा सत्ता में है, 2, 4, 5, 10, 12 सीटें भी हर राज्यों में औसतन कम होती जा रही है, तो बीजेपी सीधे धड़ाम होकर 200 या 190 के आसपास आकर गिरती है। कहां बढ़ रही है बीजेपी? क्या गुजरात में 26 से बढ़कर के 50 हो जाएगी? क्या राजस्थान में 25 से बढ़ के 30 हो जाएगी? हर जगह घट रही है। क्या बिहार में 17 लड़ रही है तो क्या 17 से बढ़ के 34 हो जाएगी? क्या बंगाल में खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये हालात बने हुए हैं क्योंकि मछली पर सवाल उठा दिया है प्रधानमंत्री ने। तो मछली पर सवाल उठाने के बाद बंगाल में पैर रखने की भी जगह मिलेगी क्या? ये इस देश के मिजाज को समझने वाले लोग जानते हैं कि मछली पर सवाल उठाना बंगाल में वाटरलू की तरह साबित होने जा रहा है। यहां तक कि असम में भारतीय जनता पार्टी का सिराजा बिखेर देने की कुव्वत रखता है मछली वाला बयान। मछली वाले बयान पर प्रधानमंत्री ने यदि माफी नहीं मांगी तो बिहार, उड़ीसा से लेकर बंगाल और पूर्वोत्तर तक भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगड़ सकता है। लेकिन मछली पानी के बिना नहीं रह सकती और नरेंद्र मोदी सत्ता के बिना नहीं रह सकते। यह बहुत बड़ी सच्चाई है। लेकिन सत्ता के बिना क्या 4 जून के बाद रह पाएंगे? जनता क्या करने जा रही है? इंतजार करते हैं इस 50 दिन का कि इस 50 दिनों के बाद जो आपके सामने होगा वो नरेंद्र मोदी को कितना सुकून देगा
और मनी ट्रेल को पकड़ने की बात कर, जो उपहास उड़ाने की बात आज इलेक्टोरल बॉन्ड पर चर्चा के सहारे प्रधानमंत्री ने कही है, वो जनता उस उपहास को किस तरह से लेगी। पकौड़ा रोजगार वाले उपहास को बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक ने धुएं में उड़ा दिया था, लेकिन आज की तारीख में धुएं में उड़ाने के लिए मुद्दा नहीं है, क्योंकि जनता सत्ताधीशों का चाल चरित्र और चेहरा यदि पहचानने में एक बार गलती करती है, दूसरी बार नहीं करती। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। नए प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार रहिए और इसके साथ साथ मौजूदा प्रधानमंत्री के विदाई इंटरव्यू को आप सब लोग जाकर जरूर देखें, और उस विदाई इंटरव्यू को देखने के साथ साथ मौजूदा प्रधानमंत्री को दुआ सलाम करने की जरूरत पड़े तो वोटों के माध्यम से दुआ सलाम करें, चाहे विदाई के रूप में या तीसरी बार सत्ता का लाइसेंस देने के रूप में। यह हमारे वोटर्स के बीच के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस रूप में दुआ सलाम करते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।